देखिए, पिछले 15 महीने देश के हर व्यक्ति के लिए, और मैं तो देश क्या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन थे। और इन 15 महीनों में हमारी जो मध्यम आय वर्गीय लोग हैं, 3 करोड़ 20 लाख लोग जो मध्यम आय वर्ग में थे वो निम्न आय वर्ग में चले गए। इन पिछले 15 महीनों में 7.5 करोड़ हमारे देश के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इन इन पिछले एक साल में, मैं जब एक साल बोल रहा हूं तो 2020 में CMI के अनुसार 97% इंडियंस बिकम पुअरर। या तो हमारी आय घटी है या इन्फ्लेशन एडजस्ट में हमारी आय वैसी है तो भी उसको घटती मान। तो 97% ऑफ इंडियंस बिकम पुअरर इन 2020 एज पर CMI। और जब सरकार बोलती है कि हमारी वी शेप रिकवरी है, देश ने देखा कि ये वी शेप नहीं है, ये के शेप्ड है, क्योंकि 97% लोग नीचे गिर रहे हैं, मात्र 3% लोगों की देश में आय बढ़ रही है। वो कौन 3% है उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और क्या पिछले 24 घंटों में क्या ऐसे घटनाक्रम हुए फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। पर उससे पहले एक एक बॉडी है जिसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत डायरेक्टली काम करती है। ये क्या काम है इसका बड़े सरल शब्दों में बताता हूं। जैसे आपको मुझे मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है 5,000 10,000 रुपए, तो हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन से बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में, उनके लिए ये एक तरह से सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। उनके खाते ये मेंटेन करती है संस्था जिसका नाम है NSDL। कल सुबह अंग्रेजी के एक प्रमुख वित्तीय अखबार में एक खबर छपी। उस खबर में क्या कहा जाता है कि 3 FPI, FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो फॉरेन के से पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और इनको अपना डीमेट खाता NSDL के पास खोलना पड़ता है। तो एक अंग्रेजी अखबार में कल एक प्रमुखता से खबर छपती है कि 3 FPI जिनका नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट्स, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट, ये 3 FPI के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया गया। फ्रोजन का अर्थ, ना तो इन अकाउंट्स PFIs में ना तो ये खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। आप कहेंगे इससे क्या, इसका इसका हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या अर्थ है। इन 3 FPIs ने अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं, उन 6 में से 4 लिस्टेड कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन 3 FPIs ने। उस अंग्रेजी अखबार के अनुसार जो कल छपा, उसने कहा कि इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया है, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की जो 6 कंपनियां हैं उनमें से 4 कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। 43,500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, होती है। छोटे मोटे स्टेट का तो सालाना बजट होता है, और बड़े स्टेट का भी, राज्य का भी, देश के, उसका लगभग आधा बजट 43,500 करोड़ रुपया होता है। तो 43,500 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। अब देखिए, अब यहां से स्टोरी चालू होती है और यहीं से मैं आपको चाहता हूं आप पूरे केस को समझे। ये जो तीनों FPI है, ये तीनों FPI का एड्रेस है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस का, और तीनों का रजिस्टर्ड एड्रेस एक ही जगह है। मतलब एड्रेस में कोई इनमें फर्क नहीं, एक ही एड्रेस पे ये रजिस्टर्ड हुई है। 43,500 करोड़ रुपए जो FPI लगा रही है अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में, उनके पास वेबसाइट भी नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं। इन इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 6.82% तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर उनके पास है, 8.03% अडानी ट्रांसमिशन के शेयर उनके पास है, 5.92% अडानी टोटल गैस के शेयर उनके पास है, और 3.58% अडानी ग्रीन के शेयर उनके पास है। ध्यान रहे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताने जा रहा हूं। ये जो 3 FPI है, इनकी 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ जो है वो अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्टमेंट के कारण है। मतलब ये और कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। अगर इन FPI की 100 रुपए कैपिटल है,
तो एक एफपीआई की तो 95.4% अडानी ग्रुप के शेयर्स में, दूसरा एफपीआई क्रेस्टा फंड की 97.4% अडानी ग्रुप के शेयर्स में, और तीसरा एफपीआई है एपीएमएस इन्वेस्टमेंट, उसका 96.18% अडानी ग्रुप में। अर्थात ये जो तीनों एफपीआई है इनका 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। इन एफपीआई ने अडानी ग्रुप में 43,500 करोड़ रुपया निवेश कर रखा है। इन एफपीआई, तीनों एफपीआई का एड्रेस एक ही है और इन तीनों एफपीआई की कोई वेबसाइट नहीं। और कल ये अखबार में खबर छपती है कि इन तीनों एफपीआई के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। और उस अखबार के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं आया। जो समाचार पत्रों में न्यूज छप रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि ऐसा बताया गया कि बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ दीज एफपीआई पे क्वेश्चन है, ऐसा समाचार पत्रों में लिखा हुआ आ रहा है। उसके कारण इनके अकाउंट्स को फ्रोजन किया गया। आप बोलेंगे साहब बेनिफिशियल ओनरशिप में क्या मतलब? बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब यह है कि ये फंड आखिर है किसके, कौन वो सज्जन है जो ये फंड में पीछे बैठे हैं, कौन वो सज्जन लोग हैं जो 43,500 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप के 4 कंपनियों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? क्योंकि सेबी जो हमारी एक रेगुलेटर है उसका एक नियम है कि सेबी का ये नियम है कि 10% कोई भी एफपीआई किसी भी लिस्टेड कंपनी के 10% से ज्यादा ओनरशिप नहीं रख सकती। तो अब मान लो बेनिफिशियल ओनरशिप हमको पता ही नहीं है, तो हम उस नियम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो उस नियम को एग्जीक्यूट करने के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ फंड्स जरूरी है। साथियों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं। पिछले 1 साल में जब आपकी, मेरी, आपके छोटे भाई की, मेरी बड़ी बहन की या तो नौकरी गई, या नौकरी में जो सैलरी का कट हुआ, या जो हमारी टेक होम सैलरी है वो कम हुई, उस दौरान पिछले 12 महीने में अडानी ट्रांसमिशन जिसमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है उसके 669% शेयरों में बढ़ोतरी हुई। ये एक डाटा है। दूसरा, अडानी टोटल गैस जिसमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, 349% उनके शेयर्स में एप्रिसिएशन हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस जिनमें इन एफपीआई इन्वेस्टमेंट है उसके शेयर्स 972%, 972% बढ़ गए उनके शेयर पिछले 1 साल में। अडानी ग्रीन जिनमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है उसके शेयर बढ़ गए 254%। मतलब जिन कंपनियों में इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है उनके शेयर 250% से लेके 972% तक 1 साल में बढ़ते हैं। 972% एप्रिसिएशन इन 1 ईयर। दूसरी ओर जो अडानी ग्रुप की 2 और कंपनियां हैं जिनमें इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके शेयर बढ़ते हैं 147%। जैसे कि अडानी पोर्ट का शेयर बढ़ा 147% पिछले 12 महीने। अडानी पावर जिसमें इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके शेयर बढ़े पिछले 12 महीने में 295%। पर जिनमें इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है उनके शेयर बढ़ते हैं 972%, उनके शेयर बढ़ते हैं 669%, उनके शेयर्स बढ़ते हैं 349%, उनके शेयर्स बढ़ते हैं 254%। अब इन सब कंफ्यूजन के बीच में अडानी एंटरप्राइजेज जो अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, कल उसका एक स्पष्टीकरण आता है और वो स्पष्टीकरण ये कहता है कि हमारा कोई भी एफपीआई का जिस एफपीआई ने हमारे शेयर्स को होल्ड किया है वो एफपीआई फ्रोजन नहीं की गई, ऐसा कोई फ्रोजन नहीं किया गया है। और सर्टेन अदर रिपोर्ट सजेस्ट दैट ये जो एनएसडीएल ने जो अकाउंट्स को फ्रोजन किया है वो कोई और डिपॉजिटरी अकाउंट है, वो अकाउंट नहीं है जिसमें इन एफपीआई ने कंपनियों में निवेश कर रखा है। अब इसके बाबत हमारे 3 प्रश्न हैं, हम 3 स्पष्टीकरण चाहते हैं। नंबर 1, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो कि डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, ये एनएसडीएल अभी तक चुप क्यों है? वो पब्लिक में आके ये क्यों नहीं बताती कि कौन से एफपीआई के अकाउंट फ्रोजन हुए हैं कि नहीं हुए हैं?
अगर फ्रोजन हुए हैं तो किस कारण से फ्रोजन हुए हैं, क्यों ये एक कंफ्यूजन का स्टेट है, एनएसडीएल क्यों एक स्पष्टीकरण जारी नहीं करती, ये हमारी पहला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सेबी जो मार्केट का रेगुलेटर है और एनएसडीएल जो डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करता है, सेबी और एनएसडीएल देश को ये बताएं कि ये जो बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है, इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है इन 3 एफपीआई अकाउंट्स के, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में निवेश कर रखा है, और 95% से ज्यादा इनका जो 3 एफपीआई है, इनका निवेश मात्र 4 कंपनियों में। तो इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, एंड व्हाट हैव सेबी एंड एनएसडीएल, अभी तक सेबी और एनएसडीएल ने क्या क्या चीजें इन फंड्स की पता लगाई है, कौन इनके बेनिफिशियल ओनर्स हैं, उसके बारे में देश को जानकारी दे। तो पहला हमने मांग करी कि एनएसडीएल ये बताए कि ये अकाउंट्स फ्रोजन हुए हैं या कि नहीं हुए, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज का एक बयान आता है कि भाई ये अकाउंट फ्रोजन नहीं हुए हैं, उनके पास ऐसी जानकारी है, एनएसडीएल मुख्य दर्शक क्यों बन के बैठा है। दूसरा, सेबी और एनएसडीएल ने अभी तक इन फंड्स की बैकग्राउंड चेक किया हो तो इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, देश के सामने रखे हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक अडानी एंटरप्राइज इन फंड्स की ओर से जवाब दे रहा है, ये फंड्स जिन्होंने अपना पैसा इन कंपनियों में लगाया है वो चुप क्यों है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जिस कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी कल अचानक से शाम को बाहर आके बोल रही है, या कल दिन में बाहर आके ये बोल रही है कि ये कोई अकाउंट फ्रोजन नहीं हुए, और जिन्होंने पैसा लगाया वो चुप बैठे हैं। वो चुप क्यों बैठे हैं? Why have these 3 funds had not come out with any clarification? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ अडानी एंटरप्राइज का ही बयान क्यों आता है? अडानी की तो 4 और कंपनियां हैं जिनमें इन 3 फंड्स का पैसा लगा हुआ है, वो बाकी साइलेंट बैठी है, वो अपना बयान क्यों नहीं दे रही? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इस सब के परिप्रेक्ष्य में हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सेबी और एनएसडीएल कंप्लीट डिस्क्लोजर करे, क्या कहा है, किस किस चीज का, कि इन फंड्स का नेचर क्या है, दूसरा इन फंड्स के बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, और ऐसा पता चला है समाचार पत्रों के माध्यम से कि सेबी की कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या ऑनगोइंग इंक्वायरी सेबी की चल रही है अडानी कंपनी के, अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर। तो उसके ऊपर अभी तक क्या क्या जानकारी आई है, क्या क्या इश्यूज उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, ये देश के सामने रखे, ये भी देश को बताएं कि इन 3 एफपीआई के कौन से अकाउंट फ्रोजन हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, ये भी देश को बताएं। और अगर जो प्राइस मैनिपुलेशन की अडानी ग्रुप के ऊपर सेबी की इंक्वायरी चल रही है, जैसा कि समाचार पत्रों से हमें ज्ञात हो रहा है, उस इंक्वायरी के आधार पे अगर उस इंक्वायरी में कुछ प्रमुखता से कुछ बातें सामने आती है तो हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इमीडिएटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये केस ट्रांसफर करे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देश के सामने ये रखे कि ये कौन ओनर से किनका पैसा लगा हुआ है, कहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ कि राउंड ट्रिपिंग करके पैसा वापस देश में लाने की एक प्रक्रिया की जा रही है। ये सारे सवाल देश इन सारे सवालों का उत्तर चाहिए।